चलिए बात छत्तीसगढ़ की खबरों की करेंगे। लॉकडाउन 5 को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश बता दिए हैं। ये बता दिया है कि आज से क्या खुलने जा रहा है और क्या पहले की तरह बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ में अभी भी रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब नहीं खोले जाएंगे। ये बड़ा फैसला है। हालांकि केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन क्योंकि राज्यों के पास इस वक्त व्यापक अधिकार है, इसलिए राज्य ये तय कर सकेंगे कि संक्रमण की चेन को देखते हुए, संक्रमण के खतरे को देखते हुए वो क्या बंद रखना चाहते हैं और क्या खोलना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में फैसला लिया गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब जाने के लिए अभी भी आपको इंतजार करना होगा। 7 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि अंतर्राज्यीय परिवहन ई पास की अनुमति से ही हो सकेगा। कोरोना संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता चला जा रहा है। आज भी नए 47 मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। महासमुंद में 18 मरीज सामने आए हैं, जशपुर में 16, कोरबा में 5 मरीज मिले हैं, तो वहीं रायपुर में 3 मरीज मिले हैं। बिलासपुर में भी 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कांकेर, बालोद, राजनांदगांव से एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ आज ऐसे 12 मरीज हैं जो डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना संक्रमित इस वक्त प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 379 है। राज्य सरकार ने मजदूरों के खाते में 1000 रुपए नहीं डाले हैं। यह आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का। रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में लोग मर रहे हैं, ये शर्मनाक है और प्रदेश सरकार ने अब तक मजदूरों को लाने का तरीका तय नहीं किया है। सरकार की गतिशीलता आर्थिक क्षेत्रों में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, छोटे और मध्यम और लघु उद्योग के लिए, सबके लिए सिर्फ 365 दिन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। और इसी बीच राज्य सरकार ने क्या किया, कुछ बिंदु, चूंकि आज मैं अपनी 1 साल की उपलब्धि बता रहा हूं, कुछ 5-6 बिंदु भी उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। अभी तक मजदूरों के खाते में जो प्रवासी मजदूर थे, जिनकी संख्या 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख बताते हैं, 1000 रुपये नहीं डाला। सरकार असफल रही। सरकार वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने रमन सिंह पर पलटवार किया। क्या कहा, सुनिए। जब लॉकडाउन घोषित किया गया उसके पहले ट्रेनें बंद कर दी गई। मजदूर फंस गए संक्रमित क्षेत्रों में। खाने पीने, रहने की जगह, इलाज के मोहताज मजदूरों को होना पड़ा। अनेक मजदूर सड़क दुर्घटनाओं में, रेल दुर्घटनाओं में मारे गए। रमन सिंह जी को और भाजपा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने मजदूरों को हर संभव सहायता दी है। दूसरे प्रदेश के मजदूरों को भी उनके गांवों तक पहुंचने के लिए वाहन उपलब्ध कराए हैं, उन्हें खाना दिया और चरण पादुका तक देने का काम छत्तीसगढ़ में किया गया। ये छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप काम हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी इसमें नुक्ताचीनी कर लें, लेकिन रमन सिंह जी को सबसे पहले अपनी भाजपा की केंद्र सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्वारंटाइन सेंटर से बाहर भागकर तालाब पर नहाने जाना 34 मजदूरों को भारी पड़ा है। सभी 34 मजदूरों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत खोखसा में 34 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन ये सभी मजदूर यहां से भागकर तालाब में नहाने चले गए थे। इस तालाब के पानी का इस्तेमाल गांव के लोग भी करते हैं। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा ऐसे में उन लोगों को हो सकता है जो गांव में रहते हैं और इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें ग्राम खोखसा में स्थित कोणार्क महाविद्यालय, जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को रखा गया था और उसी में से 34 मजदूर अनाधिकृत रूप से बिल्डिंग से बाहर जाकर नहाने चले गए और जिस पर सरपंच और सचिव जो वहाँ पर ड्यूटी में तैनात थे उनके द्वारा उनका रोका गया। तो इस पर उन मजदूरों के द्वारा इनके साथ गाली गलौज की और उनसे बहस हुई
इस मामले में फिर सचिव के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट पर से उन सभी 34 प्रवासी मजदूरों के खिलाफ इस तरह का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 294, 147 आईपीसी के तहत और साथ ही 3 महामारी अधिनियम के तहत इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और उन्हें फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करने की समझाइश दी गई है। छत्तीसगढ़ के क्वारंटाइन सेंटर्स में सुविधाओं की कमी और अव्यवस्थाओं की खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन मुंगेली के क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूर अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। मजदूरों को एक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, जिसके परिसर में मजदूरों ने पौधारोपण शुरू किया है। बगीचे से खरपतवार हटाई जा रही है, पौधों को खाद और पानी दिया जा रहा है। मजदूर पर्यावरण बचाने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। हमारे ग्राम बाकी में बाहर से लॉकडाउन के दौरान मजदूर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन मजदूरों को प्रेरित किया जाए कि स्कूल में लगे जो पौधे हैं उनका मेंटेनेंस कार्य करें। जब हम लोगों ने इन मजदूरों को कन्विंस किया तो ये मजदूर सहसा मान गए। मजदूर बाहर से, भोपाल से, इंदौर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से आए हुए हैं। बाहर कमा खाल गए रहे, अभी वहाँ वापस आए हैं तो स्कूल में क्वारंटाइन पर रुके हैं। तो होल्हा बाग समिति वाले भाई मन हम लोग कही कि प्रेरित करी कि भाई यहाँ पहले से जो पेड़ पौधे लगाए हैं तो ओकर कुछ सेवा जतन करा, खाली टाइम होता तो हमन ओखरे सेवा जतन करत हन। जो घास फूस से ओखर खिलाई रोपाई और पेड़ पौधे भी लगाए हैं 3-4 ठीक, तो वही सब पानी वानी सब डालत हन, सब सेवा जतन करत हन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बाद एक नई आफत दस्तक दे रही है। राजस्थान की तरफ से आगे बढ़कर टिड्डी दल के छत्तीसगढ़ आने की आशंका को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। कृषि विभाग सहित प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कृषि विभाग ने प्रकोप को रोकने और इसके बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि टिड्डी दल छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंच गया है और जल्द ही इसके प्रदेश के अंदर एंट्री करने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल हवा के बहाव की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस तरह से उत्तरी पूर्वी हवाओं की तरफ हवा का बहाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के कवर्धा, तखतपुर, कोटा, पूर्वी जंगलों में इसके आने की आशंका बनी हुई है। टिड्डी दल काफी खतरनाक है और पूरे के पूरे खेत को पल में चट कर जाता है। ऐसे में विभाग गांव में किसानों को भी सतर्क रहने की हिदायत दे चुका है। साथ ही बचाव के कारगर उपायों के बारे में जानकारी दे रहा है। वहीं किसान भी टिड्डी दल के आने की आशंका से डरे हुए हैं। टिड्डी दल जो है वह 2 दिशाओं से आ रहा है। एक जो है महाराष्ट्र की दिशा से यह उड़ता हुआ अभी बालाघाट जिले में लोकेट हुआ है। बालाघाट जिले से इसकी दिशा भी उत्तर की ओर ही है, अर्थात यदि हवा की दिशा नहीं बदलती है तो यह जो है सीधा उत्तर की तरफ जबलपुर साइड निकलेगा। यदि हवा की दिशा बदलती है तो यह राजनांदगांव और कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। जिस हिसाब से वो आ रहा है तो उसका तो हमको ये समझ भी नहीं आता कि उसका रोकथाम कैसे करेंगे, क्योंकि वो इतने तादाद में है कि जो टीवी में दिखा रहे हैं तो उसको देख के ही हमको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए हम कौन सा दवा उपयोग करेंगे कि क्या करेंगे, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। कि वो तो ऐसे उड़ रहे हैं कि लगता है कि वो पूरे फसल ही चट कर जाएंगे। वो तो जगदलपुर से खबर है, जहां पर टिड्डी दल से निपटने बस्तर प्रशासन ने एक दल बनाया है। सीईओ से लेकर थाने भर के कर्मचारी इस दल में शामिल किए गए हैं। दल जिला से लेकर ब्लॉक तक निगरानी रखेगा कि टिड्डी दल का अटैक यहां पर जैसे होता है तो तमाम एहतियात बरता जाए। नियंत्रण दल में डीएफओ और निगम आयुक्त भी शामिल किए गए हैं। दल उप संचालक उद्यान कृषि और आरटीओ शामिल होंगे। बस्तर में भी टिड्डी दल के आने की आशंका है और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए सीधे हम जगदलपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत गजबीये जो हैं वो लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, टिड्डी दल के आने की आशंका छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है और कोरोना महामारी के बीच में अब टिड्डी दल भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? किसानों को किस तरह की हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल रोमिता, जिस तरीके से कोरोना महामारी का आतंक फैला हुआ है उसी बीच में टिड्डी दल भी जो है भारत में पैर पसार चुका है। और जिस तरीके से टिड्डी दल का आतंक देखा जा रहा है, जिस खेत में अगर टिड्डी दल पहुंचता है तो वो खेत पूरा
बर्बाद हो जाता है, जिसको देखते हुए एहतियातन फिलहाल अभी तक बस्तर में टिड्डी दल का आतंक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू हो सकता है और टिड्डी दल इस ओर आ सकता है, जिसको देखते हुए बस्तर में अभी से जो है दल निर्धारित कर दिया गया है ताकि टिड्डी दल से निपटा जा सके। जो जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक इस दल का निर्माण किया गया है। जिले की निगरानी अलग की जाएगी, साथ ही साथ ब्लॉक की निगरानी अलग की जाएगी। जो ब्लॉक के दल रहेंगे वो सीधे किसानों से संपर्क रखेंगे, साथ ही साथ जिले में जिस तरीके से सीन तैयार होगा उसको लेकर जिले के मुख्य अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इससे ये बिल्कुल कहा जा सकता है जिस तरीके से अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिले के डीएफओ, निगम आयुक्त से लेकर जिले के महत्वपूर्ण अधिकारी, एसपी से लेकर सारे थानेदारों को शामिल किया गया, तो इससे समझा जा सकता है कि कितना गंभीर हो सकता है टिड्डी दल का अगर बस्तर में आगमन होता है। तो बस्तर में ये ना आए इस बात को लेकर और बस्तर में इसका प्रकोप ना छाए इसको लेकर जो है ये दल को निर्माण किया गया और किसानों को लगातार जो है इसको लेकर समझाइश दी जा रही है और खेतों में किस तरीके से क्या करना है इसको समझाइश दी जा रही है। और जो ब्लॉक लेवल के जो दल में शामिल कर्मचारी हैं वो लगातार जो है किसानों तक पहुंच रहे हैं और वही निगरानी दल जो जिले में बनाया गया है वो ब्लॉक लेवल के अधिकारी कर्मचारियों को लगातार जो है ट्रेनिंग देकर किसानों तक भेज रहे हैं। जी रोमिता। चलिए, तो बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। टिड्डी दल से निपटने के लिए आप सुन रहे थे कि बस्तर में किस तरह की तैयारियां हैं। किसानों को हिदायत दी गई है कि वो सतर्क रहें, अगर टिड्डी दल वहां पहुंचता है तो तमाम जो सावधानियां हैं वो बरतें, थाली वगैरह बजाकर आवाज़ करके आप इससे भगा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से डटा हुआ है ताकि टिड्डी दल अगर अटैक करता है तो जल्द से जल्द इसे भगाया जा सके ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। कोरोना की दहशत के बीच में कोरबा जिले के कनकी में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। एशियाई ओपन बिल स्टॉक नामक परिंदे 7 समंदर पार करके यहाँ पर पहुंचे हैं। इन पक्षियों के आगमन से यहाँ पर खुशहाली आती है। यहाँ के लोग खेती करने के समय को जाने के लिए कैलेंडर नहीं देखते बल्कि इन पक्षियों के आने का इंतजार करते हैं। ग्रामीणों की ऐसी मान्यता है कि इन विदेशी मेहमानों के आने के बाद ही गाँव में मानसून दस्तक देता है। ग्रामीणों के मुताबिक सैकड़ों साल से ओपन ब्लू स्टॉक नामक के पक्षी जो कि आमतौर पर पाकिस्तान और एशिया के इलाके में रहते हैं, कनकेश्वर धाम को अपना ठिकाना बनाते हैं। प्रवासी पक्षियों के आगमन की खबर मिलने के बाद से वन विभाग की तरफ से इनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आम तौर पर सांप को देखते ही दिल में डर सा बैठ जाता है। कुछ लोग तो तुरंत सांप को मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सांप को संरक्षित करने का बेड़ा उठाया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर अंकित मिश्रा सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का काम करते हैं। साथ ही अंकित लोगों से सांपों को न मारने के लिए भी अपील करते हैं, प्रेरित करते हैं ताकि करेत, डांड करेत, अहिराज, गेहुआन जैसे विलुप्त होते सांपों को बचाया जा सके। बचपन से मतलब मेरा सांपों के प्रति काफ़ी लगाव था। तो स्कूल में कई बार ऐसा हुआ कि सांप निकलते थे, बच्चे मारते थे, तो मैं उन्हें रोक के फिर सांपों को भगा दिया करता था। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे को रिहायशी इलाके में फैलती गई और फिर मैं मतलब ये पार्ट टाइम इसको अपन करने लगे। सांपों के बारे में लोगों के मन में इतना डर बैठा हुआ है कि वो डर से उन सांपों को मार देते हैं। एक छोटा सा भी सांप निकलता है घर में जो काला कलर का, उसको भी लोग मार देते हैं, जबकि वो कोई हार्म नहीं करता। 100 अगर सांप है तो उसमें से 95 सांप आपको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं करते। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि लोगों में ये जागरूकता आए कि वो सांपों को ना मारें, हमें कॉल करें और हम जाके वहाँ पे सांप को रेस्क्यू करके आएंगे। और देखिए, इस बीच आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए कोशिश आम जनता करती नजर आ रही है। विलुप्त होती प्रजातियों को लेकर भी हम बात करें कि किस तरह से लोग उन्हें संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी सामने आया है। आने वाले पर्यावरण दिवस को लेकर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट है, लॉकडाउन में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी तो हुई है, लेकिन हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को देखने का अवसर भी मिला है। पर्यावरण सीधा हमारे जीवन से जुड़ा है। इस पर्यावरण दिवस पर कुछ ऐसा संकल्प जरूर लें कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता
और गहरा हो। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन बाद ही 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही है। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है, एक एक बूंद को बचाना है। गांव गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय हैं, उन सरल उपाय से भी हम पानी को रोक सकते हैं। तेज जंगली हाथियों के झुंड ने गरियाबंद और महासमुंद जिले की सीमा पर डेरा डाल दिया है। बीते दिनों से हाथियों का झुंड छूरा ब्लॉक के आसपास डेरा डाले हुए है। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का अमला भी सतर्क है, साथ ही ग्रामीणों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम हाथियों पर अपनी नजर बनाए हुए है। बताया ये जा रहा है कि ये हाथी महासमुंद की तरफ से आए हैं। कोंडागांव के देवगांव वासियों ने प्रशासन और सरकार दोनों को आईना दिखाया है। पिछले 4 साल से तालाब निर्माण की गुहार लगाने पर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। परेशान ग्रामीणों ने इसके चलते बैठक की और चंदा इकट्ठा कर खुद ही तालाब निर्माण शुरू कर दिया। देवगांव में 70 परिवार रहते हैं। गर्मी में हर साल पेयजल का संकट गहरा जाता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि मानसून आने से पहले तालाब बनकर तैयार हो जाएगा। गांव के लिए पानी के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हम लोग मांग मांग के तक गए थे। हमारे गाय बैल ना पानी पीने के लिए नहीं और आदमी नहाने के लिए भी उतना व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार भी नहीं दिया, जंगल डिपार्ट से भी नहीं दिया। 3-4 साल हो रहा है हम लोग इतना व्यवस्था कर करके ना गांव वाले हम व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ खुद पैसा लगा के। नेता लोग को बोलते नेता लोग भी नहीं दिए, जंगल डिपार्ट से इतना नाप जो करके जाते हैं, लेकिन वही भी नहीं दिए। बहुत कोशिश करके देखे, पंचायत विभाग से भी मांग के देखे और वन विभाग से भी मांग के देखे, तो हमको पानी की बहुत तकलीफ है। तो गाय बैल पीने के लिए, नहा धोना होने के लिए भी बहुत दिक्कत की बात हो रही है। इसलिए हम गांव वालों से सभी से एक मीटिंग रखे और मीटिंग से परिस्थिति की है कि हम शासन से मांग रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो हम खुद अपने हाथ से खर्चा करेंगे, अपने जेब से डाल के भी हमको तालाब को बनाना जरूरी है। कवर्धा से खबर है, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। सर्पदंश से तीनों की मौत हुई है। जमीन पर सोने के दौरान सांप ने 3 लोगों को काट लिया है। कुकदूर के मुनमुना गांव की घटना है।
तो सर्पदंश की वजह से 3 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के ये 3 लोग जिनकी सांप के काटने की वजह से मौत हो गई है। कोंडा गांव की बात करेंगे, जहां पर 7 आदिवासी परिवारों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु मांगी है। माल गांव के इन आदिवासियों को अपनी कृषि भूमि खो देने का डर है। आदिवासी परिवार साल 2008 से वन अधिकार पत्र की मांग उठा रहे हैं। उन्हें चिंता है कि उनकी कृषि भूमि कभी भी उनसे छीनी जा सकती है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल वन विभाग कृषि भूमि और उसके आसपास पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवा रहा है, जिससे आदिवासियों में अब ये डर बैठ गया है कि कहीं उनकी जमीन उनसे छीन ली ना जाए। में अधिकार पट्टा नहीं देगा कि पहले जो सोमारू जैसे आत्महत्या कर दिया था वैसी हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। तो यदि पट्टा नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा तो कैसे बाल बच्चा को, इतना बाल बच्चा को हम लोग पालेंगे। इसीलिए हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है। शासन प्रशासन भी नहीं सुनता है हमारा बात को। हम लोग बहुत दिन से 97-98 से हम लोग जमीन खास करके हम लोग कमाते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग आवेदन हम सरकार को मांग कर रहे हैं कि उन भूमि पट्टा, अगर सरकार हमको पट्टा नहीं देने से हम लोग कहाँ से जिएंगे। जशपुर के होली क्रॉस अस्पताल से बच्चा चोरी के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगाए। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चा ले जाते कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया है। पंचायत सचिव और मीता नीनो को फुटेज दिखाकर महिला की पहचान करने की कोशिश हो रही है और साथ ही महिला ने अस्पताल के मेन गेट की बजाय पीछे का रास्ता चुना इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज जिसमें ये तमाम तस्वीरें कैद हो गई हैं। देखिए किस तरीके से महिला सिर ढके हुए है और बच्चे को हाथ में लेकर ये बहुत तेजी से यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। कुंजारा की एक दंपत्ति जिनका बच्चा चोरी होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है हॉली क्रॉस हॉस्पिटल कुनकुरी से, और हॉली क्रॉस प्रबंधन का जो भी वीडियो फुटेज हमको मिला, जिसके आधार पे हम टीम गठित करके 5-6 टीम हमारी रवाना हो चुकी है। प्रत्येक गांव के सचिवों से संपर्क किया जा रहा है और खासकर मितानिनों से संपर्क किया जा रहा है और फुटेज के आधार पर वे ग्रामीण महिला ही लग रही है। और चूँकि लॉकडाउन का समय है और कोरोना के चलते सभी ने मास्क लगाया हुआ है, स्पष्टता पहचान तो नहीं हो पाया है, परंतु हमारी प्राथमिक तौर पर जो है गाँव में इसकी तस्दीक की जा रही है। कवर्धा से खबर है जहां पर कांग्रेस के 2 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। पार्षद सविता पाटस्कर और सीटू सलूजा ने इस्तीफा दिया है। दोनों पार्षदों ने सीएमओ को अपना इस्तीफा सौंपा है। नगर पंचायत की स्थायी समिति भी भंग हो गई है। नगर पंचायत पांडा तराई का ये पूरा ही मामला है।